जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग नया अध्याय नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे और यह लेसन भी कार्बनिक रसायन का ही है। इसका नाम है बहुलक। क्या नाम है बेटा? बहुलक। बहुलक नाम से स्पष्ट है। नहीं, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। बहुलक पॉलीमर। अब देखिए कि ये बहुलक क्या है, ये पॉलीमर क्या है। नहीं, तो पॉली मतलब होता है कई, और यहां लग का जो अभिप्राय है यह है छोटे छोटे अणु। छोटे छोटे अणु जिसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर। एक लक, एक लक, इसको एक लक बोलते हैं। नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो ये बहुलक जो बनता है जब बहुत सारे एकलक एक साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे एकलक जब एक साथ जुड़ते हैं तो जो निर्माण होता है उस पदार्थ को हम लोग बहुलक बोलते हैं। कई छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर, नहीं, आपस में संयोजित होकर, आपस में बहुलीकृत होकर, आपस में संघनित होकर जब एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। जैसे हम लोग यूज करते हैं बाजार में थैला के रूप में पॉलीथीन। किसका उपयोग करते हैं? पॉलीथीन का। तो आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन का उपयोग हम लोग करते हैं। नहीं, तो पॉलीथीन क्या है? तो पॉली मतलब कई, और इसका जो निर्माण हुआ इथीन। इसका निर्माण किससे किससे हुआ? तो पॉली प्लस इथीन, तो ये क्या बन गया? पॉलीथीन। नहीं, कई इथीन अणु जब एक साथ जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन जो है यह क्या है? बहुलक है। यह उदाहरण है बहुलक का। और यह इथीन क्या है? यह उदाहरण है एकलक का। यह है इथीन एकलक, लेकिन यह पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो बहुलक का उदाहरण है। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं। उसी ढंग से हम लोग देखते हैं पॉलीप्रोपीन। अगर हम बोलते हैं पॉलीप्रोपीन, तो पॉलीप्रोपीन, तो पॉली मतलब कई, नहीं, तो पॉली प्लस प्रोपीन। नहीं, तो यहां पॉली का अभिप्राय जो है यह है कई से, लेकिन ये पॉली कोई यौगिक नहीं है। यहां पॉली का अभिप्राय हम लोग कई से देते हैं। तो मूल रूप से यह पॉलीथीन जो है यह किसका, इसका मोनोमर कौन है? इथीन है। पॉलीप्रोपीन का मोनोमर कौन है? प्रोपीन है। उसी ढंग से पॉलिएस्टर का मोनोमर कौन होगा? ईस्टर होगा। तो ये जो छोटे छोटे इथीन थे, प्रोपीन थे, ईस्टर हैं, ये सभी जब आपस में जुड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं तो वे जो क्या कहलाते हैं? बहुलक, पॉलीमर। तो क्लियर बात हो गई होगी, स्पष्ट, कि बहुलक क्या है। नहीं, तो जब कई एकलक एक साथ जुड़ करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक।
जब कई मोनोमर इकाइयां एक साथ जुड़ करके पॉलीमर इकाइयों का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये मोनोमर जो है ये जुड़ करके पॉलीमर जो बनाता है यह एक प्रक्रिया कहलाती है और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, नहीं, एक प्रश्न होता है कि क्या होता है जब एसिटिलीन को लाल तप्त तांबे की नली से होकर के प्रवाहित किया जाता है। यह बहुलीकरण का उदाहरण है, लेकिन व्हाट हैपेंस में भी इसको पूछता है ना, और इसको कन्वर्सन के रूप में भी पूछता है। तो क्या होता है जब एसिटिलीन को लाल तप्त तांबे की नली से होकर के प्रवाहित किया जाता है। तो जब एसिटिलीन को लाल तप्त तांबे की नली से होकर के प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन का सूत्र क्या हुआ? C2H2। और ये जो है एसिटिलीन के 3 अणु, एसिटिलीन के कितने अणु? 3 अणु को जब लाल तप्त तांबे की नली से, लाल तप्त Cu की नली से, किसकी नली से? Cu की नली से प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या बनता है? बेंजीन, C6H6। तो ये आपका जो एसिटिलीन था इसके 3 अणु आपस में बहुलीकृत होकर के क्या बना है? बेंजीन बना है। तो यह किसका उदाहरण है? यह है बहुलीकरण का। यह हुआ मोनोमर और यह हुआ पॉलीमर। लेकिन बेंजीन किसका पॉलीमर है? एसिटिलीन का। यह जो है एसिटिलीन इसका मोनोमर हुआ और बेंजीन हो गया उसका पॉलीमर। नहीं, एसिटिलीन मोनोमर, बेंजीन उसका पॉलीमर। और यह जो प्रक्रिया हुई इसी को हम लोग बोलते हैं बहुलीकरण। इसी को क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। तो 3 वर्ड यहां पर आप लोग क्लियर हो गया होगा। पहला एकलक, मोनोमर। दूसरा बहुलक, पॉलीमर। और तीसरा बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। तो 3 वर्ड फिर से इसको हम लोग देख लें कि एकलक, नहीं, कई छोटे छोटे इकाई जो होते हैं, नहीं, उस छोटी इकाई को हम लोग एकलक बोलते हैं। और वह जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके जो पदार्थ निर्माण करते हैं वह हुआ बहुलक। और यह जो प्रक्रिया हुई उसको हम लोग बोलते हैं बहुलीकरण। तो यह चैप्टर हमारा क्या है? बहुलक, पॉलीमर। यहां हम लोग बहुलक के अंतर्गत 2 चीजों के बारे में मूल रूप से पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 2 चीजों के बारे में। एक हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रबर। दूसरा पढ़ेंगे रबर। तो प्लास्टिक और रबर 2 बहुलक हैं जिसका अध्ययन मूल रूप से हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। प्लास्टिक और रबर। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बहुलक की चर्चा और करना चाहते हैं कि हम लोग जो बहुलक प्राप्त करते हैं यह 2 विधि से करते हैं। एक प्राकृतिक विधि और दूसरा संश्लेषित विधि। एक नेचुरल प्रोसेस है और दूसरा आर्टिफिशियल प्रोसेस है, सिंथेटिक प्रोसेस। तो जो नेचुरल प्रोसेस है उससे भी हमको पॉलीमर की प्राप्ति होती है, बहुलक की प्राप्ति होती है। और संश्लेषित ढंग से भी हम लोग बहुलक प्राप्त करते हैं। अर्थात बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहते हैं और दूसरे को हम लोग संश्लेषित बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या हुआ
कि वैसा बहुलक जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है उसको हम लोग प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। और संश्लेषित बहुलक क्या हुआ? तो वैसा बहुलक जिसका निर्माण प्रयोगशालाओं में करते हैं, अर्थात यह मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, मैन मेड थिंग्स। तो बहुलक कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक के जो उदाहरण हैं वे आपके आ जाते हैं जो प्राकृतिक रबर है, जिसकी प्राप्ति हम रबर के पौधा से करते हैं। तो प्राकृतिक रबर, सेल्यूलोज, प्रोटीन, सेल्यूलोज, ये सभी भी बहुत सारे अणुओं के जुड़ने से बनते हैं। तो ये सभी जो है ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। और कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक, इसमें आपको नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, बेकेलाइट, ग्लिप्टल, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, तो बहुत सारे होते हैं। तो बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक, और दूसरे को बोलते हैं संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक तो आपने देख लिया कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। अब ये संश्लेषित बहुलक क्या है? तो वैसा बहुलक जिसका निर्माण प्रयोगशालाओं में हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संश्लेषित बहुलक बोलते हैं। अब ये संश्लेषित बहुलक जो है ये भी 2 प्रकार से बनते हैं। एक योगशील अभिक्रिया और दूसरा संघनन अभिक्रिया के द्वारा। पहला क्या हुआ? योगशील अभिक्रिया, और दूसरा संघनन अभिक्रिया के द्वारा। आपने यहां पर जो देखा पॉलीथीन, आपने देखा जो पॉलीप्रोपीन, इसका निर्माण होता है योगशील अभिक्रिया के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं योगशील बहुलक। और दूसरा वो नायलॉन जो है, नायलॉन 6, नहीं, ये क्या है? ये है आपका संघनित बहुलक। तो बहुलक, सबसे पहले बहुलक को बांटा गया 2 भागों में। कौन कौन? प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। फिर संश्लेषित बहुलक को बांटा गया 2 भागों में। कौन कौन? एक योगशील, जो योगशील अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, और दूसरा संघनित, योगशील बहुलक और संघनित बहुलक। तो इधर हम लोग इसके बारे में विभिन्न प्रकार के योगशील बहुलक और विभिन्न प्रकार के संघनित बहुलक के बारे में हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे। इसके बाद इसी योगशील और इसी संघनित बहुलक में हम लोग बहुत सारे रबर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आ गई रबर। तो रबर भी 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक रबर और दूसरा संश्लेषित रबर। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो रबर का पौधा होता है, उस रबर के पौधे से प्राप्त किया जाता है, उस रबर के पौधे से प्राप्त किया जाता है। रबर के पौधे में छेद कर दिया जाता है, तो छेद करने के बाद उसमें दूध जैसा गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, जिसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। उस लेटेक्स को पहले जल के द्वारा तनु बना दिया जाता है, और उसके बाद जब उसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो हमको प्राकृतिक रबर की प्राप्ति होती है, जिसकी चर्चा हम आगे बृहत रूप से करेंगे। तो एक हो गया प्राकृतिक रबर और दूसरा हो गया कृत्रिम रबर। नहीं, तो कृत्रिम रबर जो है इसकी प्राप्ति हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगशालाओं में, विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में करते हैं। ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, नियोप्रीन, ये सभी जो हैं वे संश्लेषित रबर हैं, और इस संश्लेषित रबर का निर्माण कैसे होता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आ गया प्लास्टिक। तो रबर आपने देख लिया कि रबर 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक रबर और दूसरा संश्लेषित रबर। अब दूसरा आ गया प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी 2 प्रकार के होते हैं,
एक को हम लोग बोलते हैं उष्मीय प्लास्टिक, उष्मीय प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरे को बोलते हैं उष्मादृढ़ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब फिर बात आ गई उसमें प्लास्टिक क्या है, तो वैसा प्लास्टिक जिसको हम बार बार गर्म करके बार बार ढाल लें, नहीं तो बार बार गर्म करके बार बार ढाला जा सकता है, उसको हम लोग उष्मीय प्लास्टिक कहते हैं। अर्थात इसका बार बार यूज होता है। आप गांव घर में देखते हैं कि बहुत सारी गरीब महिलाएं या पुरुष विभिन्न प्रकार की चीजों को चुनते रहते हैं, अपने थैला में भर के ले जाते हैं। तो उनको आप जब ध्यान में देंगे तो वे लोग उसी प्लास्टिक को चुनते हैं जो उष्मीय होता है, जो थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो लोग नहीं लेते हैं। क्यों? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको कहते हैं। तो वैसा प्लास्टिक जिसको एक बार हम गर्म किए, गर्म करने के बाद मनोवांछित आकार में ढाल लिए, लेकिन जब वह ठंडा होकर के दृढ़ रूप ले लेता है तो फिर उसे गर्म करके विभिन्न रूपों में ढाला नहीं जा सकता है। तो प्लास्टिक कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, एक उष्मीय प्लास्टिक और दूसरा उष्मादृढ़ प्लास्टिक। उष्मीय प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक है जिसको बार बार गर्म करके मनोवांछित आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन उष्मादृढ़ प्लास्टिक वैसा है जिसको बार बार गर्म करके मनोवांछित आकार में ढाला नहीं जा सकता है। तो इन्हीं सारे बिंदुओं के बारे में हम अध्याय के अंतर्गत अध्ययन प्राप्त करेंगे। पहला क्या है? एकलक मोनोमर, दूसरा बहुलक पॉलीमर, तीसरा आपका आ गया बहुलीकरण, और उसके बाद उसके अंतर्गत आ गया आपका प्लास्टिक और रबर। प्लास्टिक भी दो प्रकार का, उष्मीय और उष्मादृढ़, और रबर भी दो प्रकार का, प्राकृतिक और संश्लेषित। नहीं, और संश्लेषित जो प्लास्टिक या रबर जो हुआ, नहीं, ये भी दो प्रकार के, योगशील और संघनित। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले अध्याय में अध्ययन प्राप्त करेंगे। ओके, बाय।